नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये थ्री टियर आर्किटेक्चर होता क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल सेंटेंस में तो पहले इसको याद कर लो कि ये एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है, बोलने के लिए सही है, एक सेंटेंस में ख़त्म हो गया। समझना इसको ज़्यादा ज़रूरी है कि होता क्या है ये। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न है और इसकी क्या नीड है ना, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हमें बनाना है और इस एप्लीकेशन का जितना भी काम है ना, उसको अलग अलग मॉड्यूल में ब्रेक कर दे रहे हैं हम लोग, अलग अलग लेयर में ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी बड़े से काम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। आप खुद भी अपना ब्रेन यूज़ करोगे तो बहुत आसानी से बता पाओगे। कई सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स होते हैं का आईटी सॉफ्टवेयर को छोड़ दो, अपने रियल लाइफ में भी, रियल वर्ल्ड में भी कई सारे काम होते हैं जिसके लिए हमें एक टीम की आवश्यकता पड़ती है। टीम में कई सारे लोग होते हैं, अलग अलग लोग को अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग फिक्स कर देते हैं। क्या फ़ायदा है ये सब करने से? यदि आप कोई कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज में कई सारे आप लोग प्रोग्राम वगैरह हेड किए होंगे, एग्जीक्यूट करवाए होंगे, उसमें प्रॉपर आपके पास एक टीम आपने ऑफ कोर्स अरेंज किया होगा। टीम के लोग को अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए होंगे। घर परिवार में कभी कोई शादी विवाह यदि आप देखे होंगे, भाई बहन का, दोस्तों का, तो वहाँ भी ना जाने कितने तरह के काम होते हैं। क्रॉकरी वाले से बात करना है, टेंट वाले से बात करना है, हज़ार किस्म के अरेंजमेंट करने होते हैं वहाँ पे। आजकल तो लोग सीधे एक इवेंट मैनेजर को बुक कर लिए, वो इवेंट मैनेजर का हेडक है, उस एजेंसी का हेडक है, कैसे करेगा सारा का सारा काम। बट अगेन इवेंट मैनेजर भी कोई सिंगल बंदा हैंडल नहीं कर रहा, उसके पास भी पूरा का पूरा टीम है। तो आप करो या उसका टीम करे, ऑल टुगेदर बात एक ही होगा। तो अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? जो फ़ायदा होने वाला वही फ़ायदा थ्री टियर आर्किटेक्चर से भी हमें अचीव होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो भाई एक तो ये है कि यदि अलग अलग लोग अलग अलग काम करेंगे तो एटलीस्ट वो काम टाइम पे हो, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। लोगों का रोल्स कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, लोग इंडिपेंडेंट होकर ठीक से काम कर पाएंगे। तो यदि इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोला जाए ना, तो एक सेंटेंस, एक वर्ड होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। सो लोगों के काम को यदि हम लोग अलग अलग डिवाइड करेंगे और वो लोग इंडिपेंडेंट तरीका से यदि अपना काम कर पाए विदाउट अफेक्टिंग द वर्क ऑफ अदर, सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो हम लोग अचीव करने वाले हैं इस डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू। ठीक है, और देखो सॉफ्टवेयर बनाना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन कुछ 4-5 चीज़ ऐसे होते हैं ना, इसको आप ऐसे समझो कि कोई 1 साल का एक्सपीरियंस का बंदा है, यदि वो सॉफ्टवेयर बनाया है और सेम सॉफ्टवेयर को यदि कोई 10 साल का बंदा बनाया है, 10 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा बनाया है, सॉरी, तो उसके इसमें क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेगा? क्या ऐसा खास है जो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा डाल पाएगा उस सॉफ्टवेयर में? काम तो दोनों ही एप्लीकेशन बनाएगा और ऑफ कोर्स रिक्वायरमेंट तो पूरा होना ही होना, अदरवाइज क्लाइंट तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें ना हमेशा ध्यान में रखना होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो तो एप्लीकेशन का ना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होना चाहिए। सो लो मेंटेनेंस, ऐसा नहीं है कि आज आपने बना के दे दिया, कल होके कोई प्रॉब्लम आया है तो 10 दिन तक प्रॉब्लम में फिक्स कर रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है कि किस मॉड्यूल में गड़बड़ी हुई है, किस पार्ट पे गड़बड़ी हुआ है, किससे मिलना है, किसको पकड़ना है, कुछ पता ही नहीं है। और क्या होना चाहिए भाई? तो आपका एप्लीकेशन स्केलेबल होना चाहिए। ठीक है, मतलब आज मान लेते हैं कि आपने एप्लीकेशन बनाया और उसको 1000 यूजर्स बड़ा ही हैप्पली यूज कर रहे हैं, कल हो के अचानक से लेट से नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाते हैं, 1000 से 10,000 हो जाता है फॉर एग्जांपल। खास करके ई कॉमर्स जैसे एप्लीकेशन में बड़ा देखने को मिलेगा, फेस्टिव सीजन्स में या कोई ऑफर्स वगैरह चल रहा है तो नंबर ऑफ यूजर्स बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस केस में ना आपका एप्लीकेशन स्केल किया जा सके ताकि और भी ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को हैंडल कर पाए। और परफॉर्मेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस हमेशा सही हो। ठीक है, सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट है।
सो जो एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होगा ना, ये इन सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट टेक केयर करेगा वो। और ये सब टेक केयर करने के लिए जो भी ये सब है ना छोटे छोटे चीज़, जैसे कि प्रॉपर डिज़ाइन पैटर्न्स का यूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैसे हो पाएगा, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। सो ऑल टुगेदर एक बड़ा सा काम है, उसको हम लोग छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करने वाले हैं। और ये 3 टियर आर्किटेक्चर जो हमें सजेस्ट करता है वो बोलता है कि आपके ओवरऑल जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं बिजनेस लेयर, बिजनेस लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर बोल दो, ठीक है। और लास्ट पार्ट को बोलते हैं डेटा लेयर, डेटा एक्सेस लेयर बोल सकते हो इसको, ठीक है। सो 3 टियर आर्किटेक्चर हमें सजेस्ट करती है कि आपका जो ओवरऑल एप्लीकेशन होने वाला है ना, उस एप्लीकेशन को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, डेटा एक्सेस लेयर। और इन लेयर्स पे क्या क्या काम को आप रखोगे। सो बोलता है कि प्रेजेंटेशन लेयर पे आपका जितना भी यूआई यूएक्स वाला पार्ट है ना, फ्रंट एंड वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा आपको प्रेजेंटेशन लेयर पे रखना है, ठीक है। और बिजनेस लेयर पे क्या होगा, तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन से जो भी रिक्वेस्ट गया है एप्लीकेशन को, और उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसिंग होना है, ये पूरा का पूरा रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग बिजनेस लेयर पे होना चाहिए। और डेटा रिलेटेड जो भी काम है, डेटा ऑफ कोर्स कहीं कहीं आपको रखना है, तो डेटा एक्सेस लेयर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। इसको थोड़ा और सिंपल कोई एग्जांपल, रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ना एक सॉरी एक रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो आप, ठीक है। रेस्टोरेंट में क्या होता है, यदि आप रेस्टोरेंट जाते हो और आपको कोई भी डिश ऑर्डर करना है, तो आप ऑर्डर किसको देते हो, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑर्डर लेने के लिए जो लोग हैं दे आर वेटर, है ना। सो वेटर को आप अपना ऑर्डर देते हो। वेटर क्या करता है, आपके ऑर्डर को लेके फाइनली किचन में चला जाता है, और किचन में जो भी शेफ है, शेफ शायद ऐसे लिखते हैं ना, जो शेफ है उनको ऑर्डर हम लोग दे दिए। वेटर जाके अपना ऑर्डर शेफ को पहुंचा दिया। शेफ ने उस ऑर्डर के प्रोसेसिंग की। इस ऑर्डर के प्रोसेसिंग करने के लिए जो भी उनको डेटा चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो ऑफ कोर्स स्टोर मैनेजर से ले लेगा। कोई न कोई होगा वहाँ पे जो पूरा स्टोर को मैनेज करता होगा। जो भी डिश को प्रिपेयर करने में जो भी मटेरियल्स लगेगा, वो सारा का सारा स्टोर मैनेजर से लेगा। तो ना रेस्टोरेंट वाला क्या किया, अपना एक रेस्टोरेंट के बिजनेस को भी लेयर में ब्रेक करके रखा है, ठीक है। और वेटर क्या है ना, ये बड़ा ही खास स्किल वाले लोग होते हैं। ये बड़ा ही विनम्र भाव से सारे कस्टमर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। शेफ के पास हो सकता है कि वो क्वालिटी ना हो, है ना, बट इनके पास अलग क्वालिटी है कि खाना को बड़ा स्वादिष्ट बनाएंगे। अब मान लेते हैं कि खाना टेस्टी नहीं बना है, कस्टमर का कंप्लेन आया है, तो आप किसको पकड़ोगे एज ए रेस्टोरेंट ओनर? आप वेटर को पकड़ोगे या शेफ को पकड़ोगे? आप वेटर को चेंज करोगे या शेफ को चेंज करोगे? या वेटर को ट्रेनिंग दिलवाओगे या शेफ को ट्रेनिंग दिलवाओगे? तो हमें पता है ना, यदि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने फिक्स कर दिया है, तो हम लोग इजीली पकड़ पाएंगे किसकी गलती है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। सिमिलरली यदि मान लेते हैं कोई कस्टमर से मिसबिहेव करता है, तो ऑफकोर्स वेटर को पकड़ा जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि उसमें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स वगैरह यूज नहीं हुआ, या मान लेते हैं कि ऐसा समझ लो कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और वेटर ऑर्डर नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए, उस डिश को प्रिपेयर करने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपके स्टोर में नहीं है। इसका मतलब स्टोर मैनेजर ठीक से अपना ड्यूटी नहीं निभा रहा है। उसको पता ही नहीं है क्या सामान कब कितना अवेलेबल होना चाहिए था और ला के उसको स्टोर में रखना चाहिए था। सो हमने जो एक रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसे करके आप देखोगे ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसी प्रकार से सारे लोग फिक्स करके रखता है, सो दैट कि हमें ये सारे चीज़ अचीव हो सके, है ना। ये सब चीज़ अब कैसे होगा? मान लिया जाए कि नंबर ऑफ कस्टमर्स अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं,
तो आप नंबर ऑफ स्टोर मैनेजर नहीं बढ़ाओगे, नंबर ऑफ वेटर्स बढ़ाओगे इमीडिएट, क्योंकि उनको इमीडिएटली कस्टमर को इंटरटेन करना है, कस्टमर को अटेंड करना है। आपको नंबर ऑफ सेफ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। यह हो सकता है कि जिस रेशियो में अपने नंबर ऑफ वेटर्स बढ़ाया है सेफ भी बढ़ाने की आवश्यकता पड़ जाए, बट अगेन सेफ के पास लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स को अभी सर्व कर रहे हैं, जितना देर में उनको सर्व करेंगे बाकी कस्टमर्स को हैंडल कर लेंगे, लेकिन अटेंड सबको एक ही बार करना पड़ेगा। तो ये जो लेयरिंग करते हैं ना हम लोग, किसी भी काम को इस प्रकार से ब्रेक करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि ये 3 लेयर ऐसे ही ब्रेक करें। ये तो 3 tier आर्किटेक्चर में डिजाइन पैटर्न जिन्होंने भी डिजाइन किया उन्होंने हमें सजेस्ट किया है। ये जरूरी नहीं कि ऐसा ही बनाए हम लोग। ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रेजेंटेशन और बिजनेस लेयर को हम साथ में कर लें, या बिल्कुल एक छोटू सा एप्लीकेशन बनाना है तो इतना लेयरिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। मिला जुला के सब एक ही छोटा सा प्रोजेक्ट बना दो, पूरा का पूरा खत्म हो गया। क्योंकि छोटा सा एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा यदि प्रोसेस, बहुत ज़्यादा डिजाइन पैटर्न बनाने लगे ना, तो वो एक कहावत सुने होगे, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द डिनर, जाके जोगी मठ उजाड़ वाला कहानी हो जाएगा। तो जहाँ पे नीड है हम लोग वहीं पे बनाएंगे, ऐसा नहीं कि हर जगह बनाएंगे। बट यस, इन दिस HRMS केस एक बड़ा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, मल्टीपल टीम इस पे काम करेगी। और जिस हिसाब से हमने इनका BRD, FRS और TRS को रिव्यू किया है, लग रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार की लेयरिंग की आवश्यकता पड़ेगी। इनफैक्ट आवश्यकता पड़े तो इस बिजनेस लेयर को हम लोग और भी मल्टीपल लेयर्स में ब्रेक करेंगे। वो जब एक्चुअल बिजनेस लेयर पे आएंगे ना तो बताऊंगा क्या इसका और भी बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। अब हम लोग समझते हैं कि इन तीनों लेयर्स पे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो लेयर 1 इज प्रेजेंटेशन लेयर। अब प्रेजेंटेशन लेयर पे हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन कौन सा है। यदि हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं तो हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गया एंगुलर, ओके, रिएक्ट हो गया, फिर आपका ASP.NET हो गया। .NET वाले स्टैक में तो कई सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं, सिर्फ ASP.NET ही नहीं, कई सारे हैं। चलो एक ले लेते हैं। कुछ सर्वर साइड के टेक्नोलॉजीज रखते हैं, कुछ क्लाइंट साइड के टेक्नोलॉजीज रखते हैं, तो एटलीस्ट ग्रुपिंग करके समझ पाएंगे। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कौन कौन से हैं, सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज कौन कौन से हैं, क्या होता है ये चीज़ को भी हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है, PHP हो गया, जावा के कई सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडल करने के लिए। सो प्रेजेंटेशन लेयर पे ये सारे टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, फिर आपका बिजनेस लॉजिक लेयर पे आ गया। बिजनेस लेयर में कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हो गया हमारे पास, तो हमारे पास हो गया जावा हो गया, है ना, नोड हो गया, Node.js ऑफ कोर्स, .NET में आपका ये C# हो गया। यार यहाँ ना मैं ASP.NET भी लिखता हूँ, ASP.NET से भी आप हैंडल कर सकते हो बिजनेस लेयर वाले पार्ट को, PHP से भी कर सकते हो। आप देख रहे हो कुछ कुछ टेक्नोलॉजीज मैच भी कर रहे हैं ना। थर्ड आपका डेटा एक्सेस लेयर हो गया। पहले इन चीज़ को समझ लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पे जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दो, ये एंगुलर और रिएक्ट। कुछ ज़्यादा ही नाम हो गया आजकल इन दोनों का। इसको बोलते हैं हम लोग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। मेरे को क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। और ये हो गया सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज। सर्वर साइड पार्ट समझ लेते हैं थोड़ा, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज का मतलब ये जो एंगुलर और रिएक्ट है, इसमें आप जो भी काम लिखोगे ना, वो काम का प्रोसेसिंग, वो एग्जीक्यूशन हमेशा क्लाइंट साइड पे होगा। ठीक है, और सर्वर साइड का मतलब सर्वर पे होगा। ये क्लाइंट सर्वर क्या है, तो जाहिर सी बात है यदि कोई वेब एप्लीकेशन बनाए हो तो कहीं कोई एक सेंट्रल सर्वर होगा, वो सर्वर पे जाके हम लोग इसको होस्ट कर देंगे। सो लेट्स से दिस इज ए सर्वर।
ठीक है। और ये सर्वर पे जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, जो वेब एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, इसको लोग वेब ब्राउज़र के थ्रू अपने कंप्यूटर में इसको ओपन करेंगे। वो मल्टीपल भी हो सकता है। ऐसा करके कुछ टर्मिनल बना लेता हूँ। तो ये सारे एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, सर्वर रिस्पॉन्स भेज देगा, यहाँ पे वो साइट ओपन हो जाएगा, जो भी काम करना है कर लेगा। सेम चीज़ चल रहा है मेरा इसके केस में भी। ओके, सो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज में आप जो भी काम करोगे ना, उस काम का एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग हमेशा ब्राउज़र में ही होगा। ऑफ कोर्स ये एक मशीन है, यहाँ पे कोई वेब ब्राउज़र होगा, मे बी क्रोम एग्जाम्पल के समझते हैं। सो क्रोम ब्राउज़र के अंदर ही प्रोसेसिंग होना है। जबकि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी दी आप यूज करते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ASP.NET लिख लूँ, तो ASP.NEट में आपने जो कोड लिखा होगा उसकी प्रोसेसिंग सर्वर पे होगी। ये तो टर्म से भी लग रहा है, क्लाइंट साइड सर्वर साइड। बेनिफिट्स को समझते हैं, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से आपने एक फॉर्म है, यहाँ पे एक छोटा सा बटन रख लो, लेट्स से गेट डेटा करके, और काम आपने कुछ ऐसा रखा है कि जैसे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे ना, तो ये एक पेज होगा और इस पेज में सारा का सारा डेटा एक टेबुलर फॉर्मेट में दिख जाएगा। ऐसे करके कोई टेबल में पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा। हजारों वेबसाइट आपने देखा होगा इस प्रकार से एग्जीक्यूशन चलते रहते हैं। आप कोई बटन क्लिक करते हो, डेटा आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जो भी डेटा आने वाला है ना, ये डेटा कहाँ से आएगा? ऑफकोर्स डेटाबेस से आएगा। वो डेटा थोड़ी रखा हुआ लोग के ब्राउजर में, सारा का सारा डेटाबेस से आना है। तो डेटाबेस से डेटा आया, लाया कौन, कब आया? आपने गेट डेटा को क्लिक किया तो सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिखने लगा। ये डेटा दिखाने के लिए जो प्रोसेसिंग हुआ है ना, डेटा आया डेटाबेस से, लेकिन ये फ्रंट एंड पे जो प्रोसेसिंग हो रहा है कि इस प्रकार से टेबल के फॉर्मेट में पूरा का पूरा डेटा शो करना है, ये जो प्रोसेसिंग हो रही है, प्रेजेंटेशन लेयर की जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग ब्राउजर के अंदर ही हुआ या सर्वर से प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आया है? यही डिफरेंस है। यदि आप एंगुलर या रिएक्ट जैसे टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो डेटा ऑफकोर्स डेटाबेस से आया है, लेकिन ये जो पेज पे आपको डेटा दिख रहा है टेबुलर फॉर्मेट में, तो जो रॉ डेटा सर्वर से आया, डेटाबेस से आया, वो डेटा की प्रोसेसिंग, ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग ये गूगल क्रोम में हुआ है, ब्राउजर में हुआ है। सो दिस इज क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। सर्वर साइड के केस में क्या होता कि ऑफ कोर्स डेटा डेटाबेस से ही आएगा, कोई ना कोई सर्वर से ही आएगा। वो जब डेटा आया, वो डेटा पे प्रोसेसिंग हुई कि कैसे प्रेजेंट करना है, एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो टेबुलर फॉर्मेट में जो डेटा को प्रेजेंट करना है, इसकी जो प्रोसेसिंग है, जो पूरा पूरा डिजाइन है, ये पूरा का पूरा सर्वर पे ही प्रोसेसिंग हुआ है और फाइनल आउटपुट को ब्राउजर में भेज दिया गया। ब्राउजर जस्ट उसको शो कर दिया है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइज का, तो यहाँ पे क्या हुआ, डेटा रॉ फॉर्मेट में आया और प्रोसेसिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। यहाँ पे क्या, पूरा का पूरा डेटा अलोंग विद ऑल दी फॉर्मेटिंग, ये पूरा का पूरा सर्वर से ही आया है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला पेज ना आपको ओपन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सर्वर से सिर्फ डेटा ही नहीं आया है, बल्कि डेटा को एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में तैयार करके भेजा गया है। यहाँ पे क्या हुआ, बस रॉ फॉर्मेट में डेटा आ गया और यहाँ पे हम लोग इमीडिएट उसकी प्रोसेसिंग कर दिए, तो यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके ना कई सारे बेनिफिट्स होते हैं क्लाइंट साइड सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, वो हम लोग अभी आगे और भी सीखेंगे, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही हुआ। तो यहाँ पे टेक स्टैक में आप देख रहे हो क्या कि यदि आप ASP.NET यूज करते हो ना, तो आपकी एप्लीकेशन में जो भी आपने कोड लिखा है, इसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग सर्वर पे होना है, जबकि एंगुलर या रिएक्ट यूज करोगे तो प्रोसेसिंग ब्राउजर में होना है, ठीक है। सो अपना वो क्लासिक एग्जांपल यदि इसके थ्रू यदि समझे ना, वेटर और सेफ के थ्रू, तो क्लाइंट साइड में कुछ ऐसा होगा कि कस्टमर ने वेटर को ऑर्डर दिया
और वेटर जस्ट वो ऐसे ही हाथ हिला के वो एक मैजिकल स्टाइल में खाना आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, आपको लगा ही नहीं कि कहीं गया भी ये, ठीक है। जबकि सर्वर साइड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको स्पष्ट दिखता है कि वेटर ने ऑर्डर लिया है, ये बाकायदा किचन में गया, आपको जाते हुए दिखा वो बंदा, और वहाँ पे जाके खाना बना और फाइनली वो लेके आया है आपके पास और फिर आपको दिया है, ठीक है। तो यही वजह से आजकल ये एंगुलर रिएक्ट जैसे जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी बहुत पॉपुलर हो रही है, ठीक है। वैसे यदि प्रोसेसिंग क्लाइंट साइड हो रहा है लेकिन डेटा कहाँ पे रखा हुआ है, डेटा रखा हुआ है सर्वर पे। डेटा कहाँ, हमेशा डेटाबेस सर्वर पे है, डेटाबेस सर्वर है ना। डेटा यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से डेटा निकालने के लिए यदि मैं कोई वेब सर्वर बना लूँ, ये दिस इज अ वेब सर्वर, ठीक है, और ये मेरा क्लाइंट हो गया। क्लाइंट रिक्वेस्ट किया वेब सर्वर को, वेब सर्वर रिक्वेस्ट किया डेटाबेस सर्वर को, डेटाबेस सर्वर से डेटा आ गया और फाइनली यहाँ पे वापस पहुंचा। सो व्हाट आई एम सेइंग कि प्रोसेसिंग तो क्लाइंट पे होना है लेकिन डेटा तो आएगा डेटाबेस सर्वर से ही, और डेटाबेस सर्वर से डेटा लाने के लिए, एटलीस्ट डेटा लाने के लिए प्रोसेसिंग तो वेब सर्वर पे ही होना है ना। डेटाबेस से डेटा लाने के लिए जो प्रोसेसिंग है ना वो सर्वर पे ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मैं क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी भले ही यूज कर लूँ, मे बी मैं यदि एंगुलर यूज कर लेता हूँ, तो एंगुलर तो आपको हेल्प किया कि जब डेटा यहाँ पे आ जाएगा तब उसकी प्रोसेसिंग करनी है। डेटा लाएगा कौन, तो डेटा लाने की जिम्मेवारी एंगुलर की नहीं है। ऑफ कोर्स एंगुलर के साथ कोई और भी टेक्नोलॉजी हमें यूज करना पड़ेगा जिसका एग्जीक्यूशन सर्वर पे होगा, वेब सर्वर पे होगा, क्योंकि वेब सर्वर कैन ओनली एक्सेस डेटाबेस सर्वर, राइट। सो यदि आप एंगुलर यूज करते हो क्लाइंट साइड पे तो एंगुलर से सीधे सीधे यहाँ नहीं पहुंचेंगे। क्या यार, सीधे सीधे यहाँ नहीं पहुंचेंगे, नहीं, ये पाथ गलत है। एंगुलर विल रिच वेब सर्वर एंड वेब सर्वर के पास कोई न कोई एक टेक्नोलॉजी है, वो फाइनली डेटाबेस सर्वर को पहुंचेगा। वो टेक्नोलॉजी कौन होगा, तो सर्वर साइड का कोई भी टेक्नोलॉजी ले लें। यहाँ पे हम लोग ASP.NET को भी रख सकते हैं, PHP भी रख सकते हैं, जावा भी रख सकते हैं। सो ASP.NET, PHP, जावा चूंकि ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करते हैं तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि फिच डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस सर्वर एंड गिव टू एंगुलर और रिएक्ट whosoever is requesting the data, ठीक है। अब देखो यदि आप ASP.NET यूज कर रहे होते ना तो आप क्लाइंट के साइड पे भी ASP.NET यूज कर लो, सर्वर पे भी यूज यही हो जाएगा। सो बेसिकली ASP.NEट यदि आप यूज करते हो, चूंकि पूरी की पूरी प्रोसेसिंग ही सर्वर पे हुई है, तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी अलग से रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी यदि आप यूज कर रहे हो ना तो एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी को भी आपको यूज करना पड़ेगा, और डेटाबेस तो है ही। सो ऑल टुगेदर अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, और इन टेक्नोलॉजीज का ताना बाना कुछ इसी प्रकार से है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ एक और जो लेयर हमारा बच गया लास्ट वाला, वो जो डेटाबेस का लेयर है। डेटाबेस लेयर पे हमारे पास कौन कौन से टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। सो SQL सर्वर, ठीक है, MySQL हो गया, है ना, PostgreSQL हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। फिर आपका MongoDB हो गया, ठीक है। आप सर्च करना, बहुत लंबा लिस्ट मिलेगा, ये सारे कुछ पॉपुलर हैं। हम लोग MySQL या SQL सर्वर दोनों में से कोई एक यूज कर लेंगे, और हमने अपने TRS में रिव्यू किया था कि कुछ ऑडिट ट्रेल्स और लॉगिंग पर्पस के लिए MongoDB को भी यूज करने वाले हैं। सो वील सी देम। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटाबेस लेयर को और बढ़िया समझेंगे कि आखिर ये अलग अलग टेक्नोलॉजीज की आवश्यकता क्यों है, क्यों अलग से टेक्नोलॉजी है जस्ट टू मैनेज द डेटाबेस। क्या इतना बड़ा काम है ये डेटाबेस को मैनेज करना, और राइट इसमें ना थोड़ा सा बिजनेस लेयर वाले पार्ट को भी थोड़ा और कवर करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में।
तो आपको फिर पूरा ये टेक स्टैक समझ में आने लगेगा कि कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड में कैसे वर्क करते हैं। सिंपल है। ओवरऑल यदि आप चीज़ों को समझ पाओगे कि चीज़ें क्यों है कैसे है, तो आपको ना काम करने में मज़ा आएगा। ठीक है, आपको पता चल पाएगा कि हम जो बना रहे हैं उसका क्या पर्पस है और क्यों वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, क्यों एंगुलर भी यूज करना पड़ रहा है, क्यों ASP.NET भी यूज करना पड़ रहा है, क्यों नोड भी यूज करना पड़ रहा है, क्या सिर्फ नोड से काम नहीं हो जाता, सिर्फ एंगुलर से काम नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये सब चीज़ समझने के लिए थोड़ा सा ना ये आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सब समझना पड़ेगा आपको। बाकी और भी आप सर्च करना इंटरनेट पे, GPT से पूछना, थोड़ा फनी स्टाइल में पूछना कि आप मुझे 3 टियर आर्किटेक्चर को समझाओ एक फ़नी वे में, कोई बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल लेकर, आपको और भी इजी तरीक़ा से कंटेंट मिलेंगे वहाँ पे। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।